चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की प्रति सप्ताह होने वाली 290 बैठकों में 279 बैठक थी, आज हमारी 290 है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम प्रयास करते हैं कि वे विषय जो समाज से जुड़े हों और जिनमें बच्चों को खास करके प्रभाव डाल रहे हों उस पर चर्चा करें। इसी क्रम में आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करने वाले हैं। आज शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कहीं ना कहीं एआई से प्रभावित ना हुआ हो, चाहे चैट जीपीटी के माध्यम से, चैट जीपीटी का प्रयोग करके हम अपने प्रेजेंटेशन बना रहे हो, चाहे हिंदी को अंग्रेजी में या अंग्रेजी को हिंदी में। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो काम हम चैट जीपीटी के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि भविष्य में एआई ज्योतिष से लेकर के, मेडिकल से लेकर के, चिकित्सा सुविधाओं से लेकर के, लॉ से लेकर हर चीज में अपना इंटरफेरेंस करने वाला है, हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला है। तो भविष्य में एक तरफ एक दुनिया है जो देखती है कि एआई के बिना काम नहीं होगा, और एक तरफ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बाकी चीजों की तरह ही एआई एक ऐसी चीज है जो थोड़े दिनों के बाद वापस दुनिया अपनी जड़ों की तरफ लौटेगी। तो इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है? हम पूरे दिन टीवी के सामने, मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं, एक के बाद एक रील्स आती रहती है, वो हमारे माइंड को रीड कर लेती है। आज हम लोग कुछ बात करते हैं और दूसरे दिन हमारे फोन में वो ऐड आने चालू हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एआई के द्वारा प्रभावित हो रही हैं। हमारी व्यक्तिगत जानकारियों से लेकर के हमारे व्यक्तिगत बातचीत के ब्यौरे सब कुछ वो रिकॉर्ड कर रहा है। यही समस्या कहीं ना कहीं बालकों के साथ भी है। तो किशोरों के जीवन पर, किशोरों के स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से वापस हम किशोरों को एआई की दुनिया से निकालकर उनको नॉर्मल जीवन की तरफ ला सकते हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारा जो विषय है एआई का किशोरों के स्वास्थ्य पर प्रभाव एवं उससे बचाव के तरीके पर बात करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र उपासनी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। देवेंद्र उपासनी जी तरुणाई नैतिक शिक्षा के माध्यम से निःशुल्क पुस्तकालयों का संचालन कर रहे हैं। लगभग 21 पुस्तकालय आज वर्तमान में आप छिंदवाड़ा जिले के अंदर संचालित कर रहे हैं। इसमें लोगों को पढ़ने की सुविधाओं से लेकर के अपने आइडियाज को एक दूसरे से शेयर करने में मदद मिलती है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं आज का जो हमारा विषय है उस पर अपनी बात रखें। देवेंद्र उपासनी जी। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है भाई साहब। मैं देवेंद्र उपासनी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में रहता हूं और विगत 30 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में काम करने का अवसर रहा है। एनजीओ के साथ काम करता रहा हूं और आज जो विषय मुझे मिला है तो इसमें दो चीज़ें मुझे बड़ी सकारात्मक लग रही है। एक तो चूंकि लंबे समय से मुझे डिजिटल लिटरेसी पर भी प्रशिक्षण देने का अवसर मिलता रहा है और दूसरा बच्चों के साथ या युवाओं के साथ नैतिक शिक्षा को लेकर काम करने का मौका भी मुझे मिलता रहा है। आज का जो विषय है एआई का किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव और इससे बचने के तरीके में, इसमें इसके साथ थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगा कि मोबाइल की लत जो हमको लगी है या हमारी किशोरों को लगी है, हमारी युवा पीढ़ी को लगी है, उसका भी परिणाम, उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं सीधे सीधे एआई से जुड़ा हुआ है। आज यदि हम एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो डाटा एनालिसिस हो, मेडिकल फील्ड हो, तो शिक्षा का क्षेत्र हो, अनुसंधान का क्षेत्र हो, या जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि हम लोग बहुत सारा ट्रांसलेशन का काम या प्रेजेंटेशंस बनाने का काम जो करते हैं, तो इन सब को एआई बड़े आसानी से कर रहा है और हमको एकदम बिना किसी बहुत ज्यादा मेहनत के परोस रहा है। लेकिन साथ में ये बात ये भी आती है कि यदि हम उसको जो डाटा दे रहे हैं वो डाटा जिस तरह से हम देंगे, यदि डाटा ही अपने आप में बायस होगा, यदि डाटा ही अपने आप में कुछ गलत होगा, तो एआई आपको वैसे ही परिणाम देगा। एआई की अभी वो क्षमताएं तैयार हो रही है कि वो खुद अपनी चेतना से या खुद उस संवेदनशीलता से चीजों को करे। तो हम जिस तरह का डाटा एआई को देंगे तो वैसा ही परिणाम वो हमको प्रस्तुत करें। एआई से कई बार हम बचने की बातें करते हैं, जैसे पिछले 1-2 वर्षों से लगातार शुरू हुआ है हमारे देश में। वैसे तो एआई काफी पुराना है और काफी समय से दूसरे देशों में या हमारे देशों में भी कई क्षेत्रों में इस पे काम होता रहा है, लेकिन अब सीधे आम व्यक्ति से जुड़ने का मौका
एआई को अभी मिला है या एआई से जुड़ने का मौका हमको अब मिला है। ऐसी स्थिति में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लेख आते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे आजकल हम लोग संवाद सुनते हैं या ऐसे भाषण सुनते हैं जिसमें कहा जाता है कि बच्चों को एआई से बहुत ज्यादा खतरा है, या एआई हमारे बच्चों का या हमारे किशोरावस्था में जो लोग आज है या जो युवा है उनको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाला है, या उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत तेजी से दुष्परिणाम उसका हो रहा है या होने वाला है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि हम एआई का उपयोग ना करें, या हम ऐसी लैपटॉप में या कंप्यूटर में एआई तकनीक के जितने भी टूल्स है उनका उपयोग ना करें। लेकिन मैं मानता हूँ कि यदि हम एआई को अपना दुश्मन मान रहे हैं या एआई को हम कहीं ना कहीं अपने विरोध में मान रहे हैं, तब हमको ये आवश्यक हो जाता है कि हम एआई को समझें। यदि हमने एआई को नहीं समझा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने नहीं समझा है, तो हम उससे बचाव के तरीके भी नहीं खोज पाएंगे। क्योंकि आज हमारी दिनचर्या में हर क्षेत्र में मोबाइल्स है, लैपटॉप है, स्क्रीन है, रील्स है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, और इन सब पर एआई आज भारी हो चुका है, एआई अपना प्रभाव डाल चुका है। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि जिस चीज को आप या आपका दिमाग एक सेकंड में 100 बिट प्रोसेसिंग लिमिट हमारी है कि एक सेकंड में हमारा दिमाग 120 प्रोसेसिंग कर लेता है, तो यही एआई मिलियंस कर लेता है। तो आप सोचिए कि इंसान की ही बनाई हुई चीज, जहां आज हम दुनिया भर के लोग मिलके जिस काम को 10 दिन में करेंगे, एआई उसको आपको 5 मिनट में करके दे देगा। तो आप सोचिए कि हमारी ही बनाई हुई चीज आज कितने ज्यादा। और आपको मैं बता दूं, शायद आपको सुन के आश्चर्य होगा या कई लोग जानते भी होंगे इस बात को, कि एआई का ये नैरो रूप है। एआई आज एकदम हमारे प्राथमिक दौर में चल रहा है जहां अभी हम लोग हैं। आगे इसका एक जनरलाइजेशन होगा, इसका एक जनरल स्वरूप आएगा, तब ये हम पर और हावी होगा। और जब इसका सुपर फेस हमारे सामने आएगा, जब इसके डेवलपमेंट की वो स्थिति हमारे सामने आएगी, तब मान के चलिए कि हम उसके नियंत्रण में होंगे। जैसा भाई साहब ने एक बात कही थी कि यदि हमने दिन भर में या कुछ चीजों को खोजा है, तो अगले दिन हमको उसी तरह के एडवर्टाइजमेंट्स या उसी तरह के पिक्चर्स मोबाइल दिखाने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग को पढ़ने की, आपकी आदतों को जानने की, और ऐसा नहीं कि आपने कोई शब्द उससे कहा तो वो एक बार में उस शब्द को जैसा बताएगा वैसे ही अगली बार बताएगा, नहीं, वो हर बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए तरह तरह की चीजें उन शब्दों के साथ जोड़ते हुए आपको बताएगा और आपसे सवाल करता रहेगा। तो ये एआई का आज धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और कई क्षेत्रों में होने के कारण आप उससे बच नहीं सकते। हाँ, आपको नियंत्रण करना होगा इन चीजों पर कि कैसे हम उसके उपयोग को सीमित कर सकते हैं, या हमारी अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं कि हमें कितना उसका उपयोग करना है। जैसे हम प्लास्टिक की बात कई बार करते हैं कि प्लास्टिक का हमने इजाद ही इसलिए किया, प्लास्टिक का हमने खोज इसलिए की ताकि कोई तरल चीज ले जानी है या कोई हमारा सामान गीला ना हो या हमको थोड़ी आसानी हो। लेकिन आज जब प्लास्टिक विकराल रूप ले चुका है, तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को बहुत तेजी से प्रभावित कर रहा है। तो हमारी ही खोजें जो हमारे लिए दुष्परिणाम के रूप में सामने आ रही है, तो ये हमारे हाथ में है। ये हमको सोचना होगा कि हमें अपने आप पे कितना नियंत्रण करना है, क्योंकि अब आप उस चीज पे नियंत्रण नहीं कर सकते। अब आपने एआई डेवलप कर दिया, आपने टूल डेवलप कर दिया, अब आप उसकी सीमाएं नहीं बना सकते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन आज आपको अपनी सीमाओं को तय करने का समय आ गया है। एक तरफ यदि मैं बात करूं कि जैसे कई लोग के मन में ये सवाल चल रहा होगा, या मेरे मन में भी कई बार चलता था कि यदि इतना नुकसान है तो हम एआई को डेवलप ही क्यों कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे दुनिया में एक व्यवसाय का एक स्तर ये है, एक बिजनेस का स्तर ये है कि हम आपको लत लगाएंगे और फिर हम ही आपकी काउंसलिंग करेंगे, हम ही आपको शिक्षा देंगे, हम ही आपके हेल्थ पे काम करेंगे। तो यदि मानसिक रोग बढ़ाने हैं तो कुछ ऐसी चीजें देनी भी पड़ती है
जिसके बाद मानसिक रोगी को उसकी दवाइयां भी हम ही बेच पाए, हमसे मतलब जो लोग एआई को डेवलप कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप लोग जानते हैं कि आज विदेशों में कई इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं कि आज आपका देश का युवा, मैं यदि पर्टिकुलर सिर्फ भारत की बात करूं, हमारे देश की बात करूं, तो हमारे देश का युवा इस तरह से उलझ रहा है कि वो किसी नवाचार की तरफ जाना या मातृभूमि या देशभक्ति या पर्यावरण ऐसे विषयों पर सोचना उसके सीमाओं के बाहर होता जा रहा है। क्योंकि आप किसी को रील्स में उलझा दीजिए, आप खुद भी प्रयोग करते हैं, हम सब लोग देखते हैं, यदि एक रील को आपने देखना शुरू किया और उसको आप यदि स्क्रॉल करते रहे तो आप जानते हैं कि आपका आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे कैसे बीत जाते हैं आपको पता नहीं चलता। ये 2 घंटे जो कि आपका बहुत महत्वपूर्ण समय था आपके देश के लिए, आपके पर्यावरण के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, वो आपने गवा दिया। अब इसमें एआई ये भूमिका निभा रहा है कि धीरे धीरे चीजों को इसमें जोड़ता चला जा रहा है। आप जो देख रहे हैं उस तरह के रील्स आपको लगातार और वो परोसने का काम कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि ऐसी स्थितियां यदि है तो फिर अब हम क्या करें। और मुझे लगता है कि जरूर हमने इस विषय को थोड़ा सा सीमित कर दिया किशोर वयीन कह के, लेकिन कई ऐसे लोग भी मैंने देखे, डिजिटल लिटरेसी का ट्रेनिंग देने जाता हूँ तो कई लोग ऐसे लोगों से भी मेरा पाला पड़ता है जो युवा है और युवावस्था प्रौढ़ावस्था तक में है, लेकिन आज वो एडिक्शन उनको हो चुका है, आज एक लत मोबाइल की या ऐसे टूल्स की उनको लग चुकी है और वो आगे कुछ बेहतर सोच नहीं पा रहे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि संवाद सबसे पहला आसान तरीका होता है जब आप बात करते हैं। क्योंकि अभी कई घरों में हम दृश्य देखते हैं कि बच्चा स्कूल से आया, हाथ में मोबाइल लिया, माता पिता ऑफिस से आया, उनके हाथ में मोबाइल है और सारे लोग एक साथ बैठे, 4-5 लोग, लेकिन चारों पांचों लोग सिर्फ मोबाइल में व्यस्त है, उनका अपना कोई आपस में संवाद नहीं है। और ये संवादहीनता ही एक बहुत बड़ा कारण है कई सारी समस्याओं का। यदि हम संवाद नहीं करेंगे तो हम अपने दिल की बातें एक दूसरे को नहीं बताएंगे, दिल की बातें नहीं बताएंगे तो हमें क्या निर्णय करना है, क्या डिसीजंस परिवार में लेने हैं, हम आगे क्या करना चाहते, बच्चे आपसे बात नहीं कर पाते। और फिर कहीं ना कहीं ये परिस्थिति आती है कि हम फिर ऐन वक्त पे उनको कहते हैं कि आपने ऐसा करने का निर्णय क्यों लिया। तो संवाद एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। फिर हम धीरे धीरे देखते हैं कि संगीत, जो पारंपरिक संगीत है या संगीत जो होता है शास्त्रीय आधार पर जो संगीत है, हमने उनको सुनना छोड़ दिया है। घर में एक अच्छा संगीत सुना जाना भी आजकल बंद हो गया है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी बच्ची 13-14 साल की है, लेकिन वो पुराने गाने गुनगुनाती है। क्यों गुनगुनाती है? या कोई क्लासिकल गीत सुन के उसको आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि घर में वो परंपरा लगातार बनी हुई है। हम जब वो छोटी थी तब से सुन रहे हैं और हम अपने बचपन से भी एक अच्छा संगीत घर में सुन रहे हैं। तो आपको संगीत का भी साथ, क्योंकि देखिए इंसानी मस्तिष्क, आज भले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन इंसानी दिमाग की जब आप बात करेंगे तो उसकी भी अपनी इतनी असीम असीम क्षमताएं हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। मैं कल ही देख रहा था कहीं किसी एक प्रोग्राम में कि एक व्यक्ति जीप से पूरा चित्र बना दे रहा है किसी को देख के। आप सोचिए, जीभ में कलर लगा रहा है और चित्र बना दे रहा है। इसका मतलब हमारे अंदर का जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो विद्वत्ता है, वो इतनी ज्यादा है कि यदि हमने उसका उपयोग किया तो ही बेहतर है, और यदि उसको हमने वेस्ट कर दिया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश का है, हमारे समाज का है, हमारे परिवार का है। ध्यान योग की हम बात करते हैं, कई बार अब हम लोग बच्चों से बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इन सारी स्थितियों को देखते हुए नैतिक शिक्षा उपक्रम एक हम लोगों ने प्रारंभ किया। उसमें पहले तो यही लगा कि सिर्फ पुस्तकें पढ़वाई जाए, लेकिन नहीं, ये ध्यान आया कि सिर्फ पुस्तकों की दुनिया में ले जाने से काम नहीं बनेगा, प्रकृति के बीच भी ले जाना होगा। तो हमने अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर ऐसे क्षेत्र जो गांव पर्यावरण के बीच में बसते हैं, ऐसे क्षेत्रों में नदी पहाड़ों के बीच में बच्चों को ले जाना शुरू किया और 4-4, 5-5 दिन के श्रमदान शिविर शुरू की। और लिटरली ये लोगों का फीडबैक रहा कि 2 दिन तक 5 दिन तक जब हम 4-4 घंटे, 3-3 घंटे श्रमदान कर रहे थे तो इतनी देर हम मोबाइल से दूर रहे और हमको अच्छा महसूस हुआ। यदि हम शायद नहीं आते इस शिविर में तो हम, हमारे हाथ में मोबाइल होता और हम शायद कुछ देख रहे होते, बस शायद सीखते नहीं। तो श्रमदान शिविर के माध्यम से वो प्रकृति से जुड़ा, वो मोबाइल से दूर रहा,
साथ ही साथ उसने पानी के लिए काम किया। कुछ चेक डैम होते हैं जिसमें सिल्ट या गाद जमा हो जाती है, हम उसको साफ करने का काम करते हैं। तो वो उसके साथ जुड़ा, प्रकृति से जुड़ा। अब उसके अंदर एहसास है कि मैंने जितना पानी आज तक उपयोग किया है उसका कुछ हिस्सा मैंने प्रकृति को लौटाने का प्रयास किया। तो श्रमदान शिविर या प्रकृति के बीच लेकर जाना, ये ऐसे प्रयोग है कि जो हमको ऐसी एडिक्शन से, ऐसी आदतों से दूर लेके जाता है। साथ ही हमने एक प्रयास किया, ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपसे मैं सैद्धांतिक बातें कम करूंगा, व्यावहारिक बातें ज्यादा करूंगा। जो हम कर चुके हैं, जो जो हमारा अनुभव रहा है, वो बातें मैं आपसे ज्यादा शेयर करना पसंद करूंगा। तो हमने साथ ही बात की, अभी जैसे कई लोग कहते हैं कि हम फेसबुक पे है, हमारे 5,000 फॉलोअर्स है या हमारे 5,000 दोस्त है, या यूट्यूब पर हमको काफी लोग देख रहे हैं, लेकिन आपको सीधे जानने वाले लोग काफी कम है जिनसे आप संवाद करते, बात करते। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो फ्रस्ट्रेशन निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं जो अकेलापन निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं समाज में आपस में ही लोगों के बीच में जो दूरियां बढ़ती जा रही है, तो हमने एक और प्रयोग किया कि श्रमदान के कार्यक्रम के दौरान एक समय का भोजन हमारा गांव के परिवारों के बीच होता है। तो 3-3, 4-4 बच्चे एक एक अलग अलग परिवारों में जाके भोजन करते हैं। तो यहाँ हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, क्योंकि आप कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो पूछेंगे वो आपको वही बताएगा, उसी का जवाब देगा। लेकिन जब आप फील्ड में जाएंगे, जब आप इस तरह का प्रयोग करेंगे, तो बच्चे के अंदर एक तरह की सामाजिकता का निर्माण, सामाजिक समरसता का निर्माण, लोगों के प्रति प्रेम भाव का निर्माण, ये अपने आप होगा। लोगों के प्रति उसको लगाव होगा, क्योंकि अभी उसके हाथ में मोबाइल था, अब आपने मोबाइल अलग रख के उसको वास्तव में लोगों के बीच लेके गए, अलग परिस्थितियों, अलग संस्कृति के लोगों के बीच लेके गए। हम बात करें, मैं पुस्तकों की बात कर रहा था। एक तरफ यदि हम मानते हैं कि बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा लिटरेचर आज कंप्यूटर पे, मोबाइल पे हमको अवेलेबल है, निश्चित अवेलेबल है, लेकिन जब आप स्क्रीन टाइम बढ़ाते हैं, जब आप किताबों को स्क्रीन के ऊपर पढ़ते हैं, तो आपकी आंखों पर, एक मैं सर्वे की बात बता रहा हूँ, 2 से 3 घंटे की नींद लोगों की कम हो गई है। हमारे युवाओं की तो कम हो ही गई है। और किशोरों के बारे में सोचना क्यों जरूरी है भाई साहब? 20 से 21% किशोर वयीन जनसंख्या आज हमारे देश में। आप सोचिए 20 से 21% कितना बड़ा आंकड़ा होता है। और ये जनसंख्या, ये इतना बड़ा समूह, यदि आपका देश निर्माण के बारे में, राष्ट्र निर्माण के बारे में, आगामी अनुसंधानों के बारे में सोचना यदि बंद कर दे, आगामी समय में अपने आप के व्यक्तित्व का निर्माण करना बंद कर दे, तो कितना बड़ा नुकसान इस पूरे राष्ट्र का होगा, आप इसको सोचिएगा। तो ये 20-21% जो किशोरवयीन लोग हैं, जो किशोरवयीन समूह है, इसको आपको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना होगा अच्छे विचारों की तरफ। और अच्छे विचारों का एकमात्र साधन होता है पुस्तक। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अलग अलग, जैसे भाई साहब ने भी बताया कि 21 ग्रामीण क्षेत्रों में हम पुस्तकालय खोलने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और ये इसीलिए है कि यदि आप पुस्तकालयों तक नहीं आ रहे, यदि हमारा पढ़ने वाला युवा या पढ़ने वाला किशोर या हमारे बच्चे पुस्तकालयों तक या लाइब्रेरीज तक नहीं आ रहे, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कई लोग पूछते कि साहब आपको ये करके क्या मिलेगा? समाज से आपने 50 वर्षों में बहुत कुछ लिया है। आपने कपड़ा लिया, आपने मकान लिया, आपने शिक्षा ली, स्वास्थ्य लिया, आपने उपचार लिया, सब लिया। तो क्या समाज को लौटाने की आज आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हम सिर्फ बात इन विषयों पर चर्चा करने की बात नहीं करते, सिर्फ इन विषयों पर चर्चा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि हम फील्ड में वास्तव में कुछ इस तरह का शुरू करें। कई लोग कहते कि यार पुस्तकें कहाँ से आएंगी? आप अपने जन्मदिन पर किताबें खरीदिए। आप अपनी किताब पढ़ने के बाद उसको अलमारी में रखना बंद कीजिए। आप उस किताब को निकालिए लोगों के सामने। अभी हमने प्रयोग किया पुस्तक प्रदर्शनी का। 1600-1700 किताबें मैंने अपने पास की एक जगह प्रदर्शित की, और लोगों को ये देख के अच्छा लगा। मैं आपको थोड़ी देर में फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, शेयर करूंगा आपसे। तो बच्चे आए, बच्चों को भी लगा कि यार इतना विषय, अच्छा छोटी किताब,
ये आपको ध्यान रखना होगा कि यदि हम बच्चों को किताबों से जोड़ने की बात कर रहे हैं तो हमको उनके हाथ में सबसे पहले छोटी किताब देनी होगी टेक्स्ट बुक के अलावा। यदि आप बड़ी पुस्तकें दे देंगे तो वो वैसे ही परेशान है टेक्स्ट बुक पढ़ के या अपने पाठ्यक्रम को पढ़ के। तो छोटी पुस्तकों को हमने आगे लाना शुरू किया। महान व्यक्ति के पोस्टर्स तैयार किए, और क्योंकि आपको कुछ न कुछ ऐसा आदर्श बच्चों के सामने रखना पड़ेगा कि जिसको लेकर वो आगे बढ़ सके। और ये आदर्श जो है वो आपको कहीं ना कहीं पुस्तकों से मिलेगा, कहीं ना कहीं आपके परंपरागत जो चीजें हैं उनसे मिलेगा। वो जो संस्कृति आप उनको देना चाहते हैं वो संस्कृति आपको अपनी परंपराओं में मिलेगी, वो संगीत आपको अपनी परंपराओं में मिलेगा। और प्रकृति के और परंपराओं के बीच का एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन स्थापित करके फिर हमको हमारे आगामी जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं उनको उससे जोड़ने का काम करना होगा। क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि आप एक सीमा से ज्यादा अपना मनोरंजन स्क्रीन पे नहीं कर सकते। आपके पास सारे ओटीटी अवेलेबल है, आपके पास सारे सोशल मीडिया अवेलेबल है, लेकिन एक सीमा के बाद आपका दिमाग थकने लगता है। आप देखिए मनोरंजन का वास्तविक उद्देश्य आप सोचिए क्या था। मनोरंजन का वास्तविक उद्देश्य ये था कि जब आप मनोरंजन कर ले 1 घंटा 2 घंटा या आधा घंटा जितना भी समय आप करते हैं, उसके बाद आपके अंदर एक उत्साह आ जाना चाहिए, आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जानी चाहिए, और उस नई ऊर्जा के साथ आप फिर से किसी नए काम को करने के लिए तैयार हो जाने चाहिए, सक्षम हो जाने चाहिए। लेकिन जब हम स्क्रीन देखते हैं, स्क्रीन पर हम अपना मनोरंजन ढूंढते हैं, तो आप महसूस करेंगे आधे 1 घंटे के बाद, 1.25 घंटे के बाद आपका दिमाग, आपकी आंखें, आपका शरीर थकने लगता है। और फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी नवाचार की बात नहीं कर सकते, आप किसी भी नए काम की शुरुआत की बात नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें हमारे माध्यम से, मुझे लगता है कि आज की चर्चाओं के बाद भी हम लोग को ये निर्णय अवश्य लेना चाहिए कि हम अपने परिवार में तो इन चीजों को शामिल करने ही वाले हैं। और आप में से कई लोग जैसे डिजिटल फास्टिंग की बात करें, मैंने डिजिटल फास्टिंग हमारे परिवार में हमने तब बात करना शुरू किया जब हमने उसको करके देखा। 8-8 घंटे 10-10 घंटे की डिजिटल फास्टिंग की, कोई स्क्रीन नहीं। और इस समय फिर क्या करें, तो सामने मेज पर किताबें पड़ी हो, और फिर देखिए आप आपके बच्चे कैसे किताबों का हाथ नहीं लगाते। क्योंकि मनोरंजन तो हमको चाहिए ना, हम अपने रूटीन की चीजें कितनी करेंगे, हम चाहते कि मनोरंजन करें। तो डिजिटल फास्टिंग को हमने जोड़ा और तय किया कि जैसे 12 बजे हम सोचे, मन में आए कि चलो अब डिजिटल फास्टिंग करनी, तो हमने परिवार में सबको बोल दिया कि अब 2 घंटे तक कोई भी अपने मोबाइल को नहीं देखेगा, टीवी को ऑन नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल बंद कर दे, हो सकता है कोई अर्जेंट कॉल आएगा तो हम उठाएंगे, लेकिन हम सोशल मीडिया पे नहीं जाएंगे, हम स्क्रोलिंग नहीं करेंगे, हम टीवी नहीं देखेंगे, हम मूवीज नहीं देखेंगे, हम लैपटॉप बंद रखेंगे। और उस दौरान जब आप देखते हैं तब आपको ध्यान आएगा। मैं कई छोटे छोटे बच्चे मेरे घर पर आते हैं, रिश्ते के हो या लोगों के साथ हो, तो उनके साथ हम ये प्रयोग करते हैं कि आप देखिए माता पिता आपस में अच्छे से बात कर सके, शांति से बात कर सके, इसलिए बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते। ये बहुत आम चित्र आज का हो गया है। यदि आपने उनसे मोबाइल अलग कर लिया तो चिड़चिड़ापन उनके अंदर आने लगता है। अभी जब मैं डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग करता हूँ तो गांव के लोग मुझे अनुभव बताते हैं कि साहब 12 साल की बच्ची है, मोबाइल हाथ से छीन लो तो खड़ी नहीं रह पा रही है, या मोबाइल उनको नहीं दिया तो इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो जा रहा है या इतने ज्यादा आवेश में आ जाते हैं कि वो कुछ भी उठा के फेंक देते। ये गांव के लोगों की बताई हुई आपको घटनाएं बता रहा हूँ। तो हम जब एआई की, मोबाइल की स्क्रीन की बातें करते हैं, तो जब तक आप ऑप्शन नहीं देंगे, आप किसी से कुछ छीन ले, लेकिन उसके एवज में यदि आप उनको कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे, कोई विकल्प नहीं देंगे, तो ये सारी समस्याएं आपके सामने लगातार आती चली जाएंगी। मैं कुछ फोटो भी आपको साथ में शेयर करता चलूं। मैं शेयर कर सकता हूं ना? हेलो। जी शेयर कीजिए, आप एडमिन हैं, कर सकते हैं शेयर। अच्छा ठीक, मैं कर रहा हूँ उसको। ये देख पा रहे चित्र आप? जी दिख रहा। ये दिख रहा है? ठीक। जी आ,
ये देखिए जो मैं पुस्तक प्रदर्शनी की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे आकर अलग अलग चित्रों के किताबों को उन्होंने उठाया, देखा, उन्होंने पढ़ने की कोशिश की। ऐसे हम लोग प्रदर्शनी लगाते हैं देश के गौरव नाम से, जिसमें बाहर बहुत सारे पोस्टर्स पे उन सब लोगों के चित्र होते हैं, उन अधिकांश लोगों के चित्र होते हैं जिनका समाज के लिए, देश के लिए, अनुसंधान के क्षेत्र में काफी सारा योगदान रहा है। इस तरह की ग्रामीण लाइब्रेरीज है। जो कार्यकर्ता तैयार होते हैं उनसे आग्रह होता है कि वो घर में एक छोटी सी जगह दे दे जहाँ पर 20, 25, 30 किताबें, 40 किताबें रखी जाए, और उसको वो जो भी पढ़ने के लिए आना चाहते हैं उनको दे, और वो घर जाके पढ़ के एक एक 2-2 दिन में लौट आने का काम करे। कुछ ऐसी तरुणाई के माध्यम से हम ऐसी भी कुछ गतिविधियां जोड़ते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि स्पीड ब्रेकर है, उस पर कोई साइनेज नहीं था और उसके कारण गाड़ियां बड़ी तेजी से उछलती थी। तो इसमें भी हमने, या इस फोटो में तो आपको छोटे बच्चे नहीं दिख रहे, लेकिन इसमें हमने शाला के बच्चों को भी जोड़ना शुरू किया, और वो फिर पेंटिंग करते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हम सड़क पे ब्रश चला रहे हैं, एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। ये इस तरह की नैतिक शिक्षा वाचनालय। साथ में आप ये छोटा सा कैलेंडर देख रहे हैं, ये कैलेंडर इसमें 114 लोगों के चित्र है, ताकि हमारे बच्चे जो है, हमारी जो पीढ़ियां हैं, वो उन लोगों को जान सके जिनका समाज के लिए, आजादी के लिए, राजनीति के लिए, साहित्य के लिए जिनका योगदान रहा है। इस तरह के कुछ पोस्टर्स हम लोग तैयार करते हैं। ये पोस्टर्स के माध्यम से बच्चों को परिचय कराते हैं कि आइए हम जानने का प्रयास करते कि ऐसे कौन कौन से लोग थे जिनका कुछ योगदान रहा है, और ऐसे हम नए दोस्त हम बनाना शुरू करें। तो ये स्कूल में भी ये गतिविधियां काफी होती है। श्रमदान शिविरों के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का प्रयास हमारा लगातार बना हुआ है। और ये आप देख रहे हैं कि ये काफी पुरानी फोटो है, हालांकि जहाँ पर लाइब्रेरी खोली थी एक भाजीपानी नाम का गांव छिंदवाड़ा जिले में, वहां पर बच्चे देख रहे। और हमारा मानना है कि वो कितना पढ़ रहे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, उनको समझ में कितना आ रहा है ये नहीं पता, लेकिन उनके हाथ में किताब जाना बहुत आवश्यक है। ये श्रमदान शिविर, ये बच्चे खड़े हैं स्कूल के, इनके माध्यम से पानी पहल शब्द लिखा गया। उनको खुद को ये देख के अच्छा लगता है, एक उनके मन में एक अपने आत्मसम्मान का भाव आता है कि हम भी ऐसे कामों से जुड़े। इस तरह के कुछ छोटे छोटे ये तैयार की है कि यदि आपको किताब की आदत लगानी, किताब बड़ी लग रही है, तो आप किसी महान व्यक्ति के बारे में पहले एक पेज की जानकारी पढ़ना शुरू करें, फिर आप धीरे धीरे उनके बारे में आगे पढ़ पाएंगे। इस तरह से किताबों को लेकर मिशन का किताब का चलाने का हम प्रयास कर रहे हैं, और काफी सारी पुस्तकें लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है। बहुत सारी किताबें हैं। ये कैलेंडर की जो मैं बात कर रहा था, ये अगस्त का है। ऐसे पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये जो जयंतियां आती है महान व्यक्तियों की, और इसमें सब तरह के लोगों को हमने शामिल किया है। देश का गौरव, ये जो भी पुस्तक प्रदर्शनी की मैं बात कर रहा था, 400 करीब लोग आए, जिसमें से लगभग 200 से 250 बच्चे थे जो तीसरी चौथी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी हैं। आपको ऑप्शंस देने होंगे, आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे, उनके सामने विकल्प नहीं रखेंगे, तब तक आप कोई भी ये नहीं कह सकते कि हम समाज को सुधारना चाहते हैं या हम युवाओं को सुधारने की बात करते हैं। तो हम जब तक प्रयास नहीं करेंगे, हम जब तक एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम जब तक नवाचार नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मान के चलिए, जैसे कहा जाता है कि आने वाले समय में काफी सारी बीमारियां पानी के माध्यम से आनी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि हम लोग पानी पीना छोड़ देंगे या पानी का उपयोग कम कर देंगे। हमको ये जानना होगा कि किस तरह से आने वाली है, कौन सी बीमारियां होंगी, हम उसके ऊपर उपाय क्या है। तो हम पूरे संवाद में मेरा ये कहना और मेरा ये आपसे ये आग्रह है कि हम एआई को समझे, एआई को जाने, एआई के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने, पहले समझे, और उससे होने वाले, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा खतरा जो और सामने आ रहा है, जो एआई टूल के कारण है, कि आप किसी का फोटो एडिट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ एक बिछुआ ब्लॉक है, वहां मैं डिजिटल लिटरेसी पर ट्रेनिंग दे रहा था। तो जब मैंने फोटो की बात की,
तो एक महिला ने मुझे एक वाकया बताया। उन्होंने कहा कि हमारे गांव की एक बेटी की शादी तय हुई, और जैसे गांव में किसी के भी यहाँ कोई कार्यक्रम हो तो पूरे गांव को पता लग जाता है। तो पूरे गांव को पता लगा, और उस व्यक्ति को भी पता लगा जिसका उस परिवार से कुछ अच्छा नहीं था संबंध। तो उसने क्या किया, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप स्टेटस से उस लड़की के फोटोग्राफ अपने मोबाइल में डाउनलोड किए। और मैं आपको बताऊं कि ग्रामीण कितना भी पिछड़ा क्षेत्र हो, जब आप पूछेंगे ना कि आप फोटो कहाँ डालते खींचने के बाद, तो आपको सबसे पहले लोग इंस्टाग्राम बोलेंगे कि इंस्टा पे डालते, फेसबुक पे डालते। इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हो चुका है। तो उस व्यक्ति ने अपने मोबाइल में डाउनलोड किए, और फिर उसने फोटो को एडिट किया। जैसे अच्छे कपड़े पहने तो यहाँ पर उसने छेद कर दिया, बाल बिखेर दिए, ज्यादा लिपस्टिक लगा दी कि ऐसा दिखना चाहिए कि लड़की का चरित्र अच्छा नहीं है। और वो फोटो उठा के उसने भेज दिया उस लड़के के मोबाइल में जिससे उसकी शादी तय हुई थी। वो शादी टूट गई, आज 1.5 साल हो रहा है, वो रिश्ता दोबारा अभी तक तय नहीं हो पाया है। तो आप सोचिए कि फोटो एडिटिंग की जो बातें हैं, मतलब ये तो ठीक है कि सिर्फ रिश्ते तक बात आई है, लेकिन आप सोचिए इसके भी कई कदम आगे एआई टूल्स आपको लेके जा रहे हैं। आप किसी के भी फोटो के साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हैं, कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई सारी, अभी मैं रोज कुछ ना कुछ पढ़ने का मौका मिलता है, तो मैं देख रहा था लगभग 450 लोग हमारे देश में प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। कारण निश्चित रूप से अलग अलग है, सभी के एक जैसे कारण नहीं है, लेकिन मैं दावा करता हूं कि 410 लोग वो होंगे जिनके जीवन में अकेलापन है। 410 लोग वो होंगे जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जाने के बाद ये महसूस कर रहे हैं कि यार पता नहीं हमारे सामने वाला तो बहुत आगे है। आत्मसम्मान का प्रश्न उन्होंने बना लिया कि हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं पा रहे। कई लोग ये है कि जिनके फोटो के साथ छेड़छाड़ होकर जिनको डीप फेक के माध्यम से कुछ अलग अलग इस तरह की उनकी सम्मान पे बातें उछालने की बात की गई, जिनका आत्मसम्मान उससे घटा, जिनकी इज्जत पे बात आ गई। तो ऐसे कई सारे प्रकरण है। रिसेंट आपको घटना सुनाता हूँ, भोपाल की है। मुझे उनका नाम जैसे याद आता है या जैसी जानकारी मिलती है आपके साथ मैं उस परिवार का नाम भी शेयर कर पाऊंगा। हालांकि ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे को माता पिता दोनों जॉब में, 1.5 से 2 लाख रुपए सैलरी घर में आती है, और माँ जॉब से आने के बाद बच्चे को 2-3 घंटे के लिए मोबाइल दे देती है। अब बच्चे को सारे पासवर्ड्स मालूम है, तो बच्चे को ऑनलाइन गेमिंग की आदत लगी। और ऑनलाइन गेम आप जानते हैं कि एक तरह का जुआ ही है, उसमें कहीं ना कहीं पैसा लगाना शुरू करते हैं बच्चे। लगाना शुरू किया, माँ के जब ध्यान में आया कि अकाउंट से पैसे कम हो रहा है, तो माँ ने पिताजी से, बेटे के पिताजी से बात की कि पता नहीं मेरे अकाउंट से पैसे कहाँ जा रहे हैं। ये बात बच्चे ने सुनी, बच्चा डर गया। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अपनी गलती कभी भी स्वीकार, मतलब बहुत कम ही लोग होते हैं जो गलतियां स्वीकार करते हैं। बच्चा डर गया कि गलती पकड़ी जाएगी, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। एक अकेला बच्चा 9-10 साल का परिवार में, और उसने सुसाइड कर लिया। यदि आज उस माता पिता ने बताया होता कि मोबाइल पे किन चीजों को देखना है, किन चीजों को नहीं देखना है, क्या उपयोग करना है, क्या उपयोग नहीं करना है, तो शायद उस बच्चे की जान आज बची होती। और ये तो वो प्रकरण है जो कहीं ना कहीं आपको पता चलते, पर ऐसे कई सारे प्रकरण है, कई सारे ऐसे केसेस है हमारे किशोरों बच्चों। आप फ्रस्ट्रेशन के केसेस देखिए, बच्चे अपराध करने पर आमादा हो रहे हैं। कई चोरियां बच्चे इसलिए कर रहे हैं, और 16-17 साल के बच्चे कई बार इसलिए चोरियां कर रहे हैं क्योंकि उनको एप्पल का फोन लेना है, क्योंकि उनको बड़ा सा लैपटॉप लेना है, उनको अपनी जरूरतें, आर्थिक जरूरतें पूरी करनी है। पैसे की भूख उनकी इतनी बढ़ रही है, और सब क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप रील्स देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एआई के माध्यम से आपको ऐसा कुछ परोसा जा रहा है जो कि आपको आज नहीं देखना चाहिए। एक समय था जब हमको काफी सारी जो शारीरिक परिपक्वता की चीजें एक निश्चित उम्र के बाद पता लगती थी, लेकिन आज ये समय आ गया है कि जिस उम्र में सारी बातें नहीं पता लगनी चाहिए, जो आपको नहीं बतानी है, लाइफ स्किल्स की बातें हो, सेक्स एजुकेशन की बातें हो, वो ऐसे कम उम्र में पता लग रही है, और जिसके कारण काफी सारी दुर्घटनाएं और काफी सारी बुरी घटनाएं घटित हुई। तो आज हमको ये सोचना आवश्यक हो गया है कि हम विकल्प क्या दें। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अब जो तूफान आ चुका है, आप उस तूफान को नहीं रोक पाएंगे। एआई इतना आगे आ चुका है, और आने वाले समय में देखिए, एआई कोई आज की चीज नहीं है, 30-40 साल से काम चल रहा है इस पे।
लेकिन पिछले 5 साल में जो तूफान आप देख रहे हैं, जो बाढ़ देख रहे हैं एआई टूल्स की, आने वाले 3 साल में मैं आपको कह सकता हूं कि आने वाले 3 साल में आप अपने आप को मजबूर महसूस करेंगे कि मैं तो ये सब करना ही नहीं चाहता मेरे स्क्रीन पर ये सब लगातार चल रहा है। इसके इसके ऊपर काफी सारी चीजें भी बनने लगी है। आप देखिए ओटीटी पे आप जाइएगा, देखिए कि कैसे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज आपको मिल जाएंगी जो आपको ये महसूस करा देंगे कि वाकई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए कितना खतरनाक होता जा रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इस तूफान को आप नहीं रोक सकते, लेकिन आप इसके विकल्पों पे जा सकते हैं। आपको हमारे बच्चों को किस तरफ लेके जाना है ये आपको तय करना होगा। किताबों की बात हम बार बार इसलिए करते हैं, और किताबों को अच्छा दोस्त ही इसलिए कहा जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये सारा वाक्य यहाँ का श्रोता तो सारा ही मैच्योर्ड है, लेकिन ये आपको बच्चों तक बताना होगा कि किताबें इसलिए अच्छी दोस्त है क्योंकि किताबें आपसे बहस नहीं करती, किताबें आपसे तर्क वितर्क नहीं करती। आप 2 पन्ने पढ़ के छोड़ देंगे तो आपसे नाराज नहीं होंगी, और किताबों के माध्यम से आप हजारों शब्दों से मिल रहे हैं, हजारों व्यक्तियों से मिल रहे हैं, कई सारी घटनाओं से आप मिल रहे हैं, कई सारे प्रसंग आपको मिल रहे हैं जो जीवन में आपको बेहतर बनाने या आपके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए काफी कारगर साबित होते हैं। तो आज हमको ये तय करना है कि हमको विकल्प के रूप में क्या देना है। अभी हम लोग कुछ कार्यक्रम करते हैं, तो एक बार हमने ऐसे ही, मतलब मैं बता रहा हूँ, आप सब लोग बच्चों पे काम करते इसलिए ये वाकया बता रहा हूँ कि हम लोगों ने पेंटिंग कंपटीशन रखा। अब उसमें एक बच्चा लगभग 9 साल का, बहुत अच्छा, मतलब उसको आज आप देखेंगे तो उसका आर्ट मॉडर्न आर्ट कहलाएगा, इतना अच्छा उसने पेंटिंग किया। पर उसकी माँ ने उसको रोका आधे में और उसको कुछ तो भी और बनाने के लिए बोल दिया। मतलब माता पिता का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ रहा है शायद बच्चों के भविष्य को लेकर भी, कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो। तो जो उसने एक अच्छा चित्र बनाया था वो हटा के एक कुछ तो भी थोड़ा सा एक कुछ और बनाने के लिए उनने बोल दी। तो कहीं ना कहीं हमको ये भी देखना होगा कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट से रिलेटेड हम किन चीजों की तरफ उनको ले जा सकते हैं। तो मेरा आग्रह बार बार यही होगा, स्क्रीन टाइम कम करिएगा, डिजिटल फास्टिंग शुरू कीजिए, और मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि मैं सैद्धांतिक बातें नहीं करूंगा, वो सारी व्यवहारिक बातें करूंगा जिनको मैं अमल में लाता हूँ, जिनको हम अमल में लाने में सफल हो रहे हैं कहीं ना कहीं आसपास। तो डिजिटल फास्टिंग की तरफ ले जाइए, बहुत जरूरी है। स्क्रीन टाइम कम करिए, नींद बच्चों की हो नहीं पा रही, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। किताबों से जोड़िएगा, प्रकृति से जोड़िए, कुछ मत कीजिए। आपका जो सामाजिक कार्य करने का शौक है तो आप कुछ 4-5 बच्चों को, अपने बच्चों के दोस्तों का कहिए, या कुछ 2-4-5 दोस्तों को, बच्चों को आप लेके प्रकृति के बीच ऐसे ही घूम के आइए, और शर्त रखिए कि हम उनको घुमाने के लिए ले जाएंगे 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, जो अपना मोबाइल उस दिन उपयोग नहीं करेंगे या पहले दिन भर उपयोग नहीं करेंगे। तो आप देखिएगा कैसे धीरे धीरे, क्योंकि किसी भी लत को छुड़ाने के लिए आपको विकल्प देना पड़ेगा। ये मेरा बार बार आग्रह है। मुझे लगता है इतनी बातें, काफी विषय लंबा है, और चाइल्ड साइकोलॉजी और बच्चों की आदतों पे बात करने वाला विषय भी बहुत बड़ा है, एआई का विषय भी बहुत बड़ा है, लेकिन कोई अच्छा विकल्प चुनिए। और इन 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात पूरी करूंगा कि माना कि हो चुकी है बोझिल सभी की सांसें, माना कि हो चुकी है बोझिल सभी की सांसें, माना सभी के लब पर आकर सदा रुकी है, और कमरों को कोसने से कम ये न घुटन होगी, उन खिड़कियों को खोलो जिनसे हवा रुकी है, जिनसे हवा रुकी। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया सर। उन खिड़कियों को खोलो जिनसे हवा रुकी। डिजिटल फास्टिंग, सीमित उपयोग, और मुझे लगता है कि विकल्प देने की आवश्यकता है। इसके लिए पुस्तकें बहुत अच्छा विकल्प हो सकती हैं इन सबको लेकर के। तो बहुत आसान शब्दों में आपने हम सभी के सामने ये विषय रखा। मूलतः हमें इसका उपयोग सीमित करने की आवश्यकता है, और अपना एआई के जमाने में अपनी जो हमारी नेचुरल बौद्धिक क्षमता है उसका उपयोग करके एआई का उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब सत्र को ओपन करते हैं, जैसा कि हम हर बार करते हैं। हैंड रेज करेंगे, प्रश्न कोई भी ले सकता है, सत्र ओपन है। नवीन जी दिल्ली से है, आपने हैंड रेज किया है। नवीन सर अपना प्रश्न रखें जी। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ 2 विषयों के लिए। एक, आपने
को एग्जिस्टेंस विद नेचर की बात करी, बहुत अच्छी पहल है, उसके लिए आपको धन्यवाद। दूसरा, आपने ये कहा कि किताबें जो है फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर है, जिसमें आप लगे हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। दो चीजें मैं आपको एआई के साथ जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एआई में रहा हूँ। एक विषय पे मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, इसीलिए दो विषय मैंने बोले। एक, आपने कहा कि टेक्नोलॉजी, जैसे कृपा शंकर जी ने कहा कि आज एक शब्द मैंने आपसे सीखा, डिजिटल फास्टिंग, नया वर्ड है, बहुत अच्छा आपने यूज करा, आदरणीय कृपा शंकर जी ने भी यूज करा, उसके लिए धन्यवाद। टेक्नोलॉजी आपने कहा कि बिल्कुल सीमित उपयोग होना चाहिए, पर टेक्नोलॉजी फ्यूचर एस्पेक्ट है, इसको कैसे यूज करते हैं, अगर उसको हम फंडामेंटली चेंज कर दें तो वो बहुत अच्छा विषय। टेक्नोलॉजी को रिस्ट्रिक्ट ना करें, इस पर मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। दो चीजें आपके एआई के विषय में जोड़ना चाहता हूं। जैसे आपने कहा, जो कि बच्चों से संबंधित मंच है, एक विषय जो मैंने अभी पढ़ा था, जैसे आपने डिजिटल बायस की बात करी शुरू में, तो एक और एआई का बहुत बुरा प्रभाव है, वो एआई हेलुसिनेशन, जिसको हम अभी तक देख नहीं पाए। कि एआई को हमें लगता है कि वो हमें सारी चीजें, जैसे आपने डाटा मैनिपुलेशन की बात करी, कि एआई को हम जो देंगे वही हमें लौटा रहा है, पर एआई के साथ सबसे बड़ा खतरा ये है कि वो ऐसे ही दिखाता है कि जो आप उससे पूछ रहे हैं वो एग्जैक्टली सही है। एआई एग्जैक्टली सही जवाब नहीं देता, उसके अंदर हेलुसिनेशन का डिफेक्ट हमेशा रहता है। पहला, ये हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एआई की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, जो आपने बात करी, जो बहुत ही चिंताजनक विषय है, उस पर एक बड़ा आर्टिकल मैंने पढ़ा था एक रिसर्च पेपर में अभी रिसेंटली, कि एआई जो है वो आजकल एक नए तरीके के खतरों को अपने साथ जोड़ रहा है, वो है अपीजमेंट। जी, अपीजमेंट, हाँ, आपको वो बहुत ज्यादा आपको खुश करने की कोशिश कर रहा है। जब भी आप एआई से बात करेंगे, तो बच्चों से बात करेंगे, वो आपको ये दिखाएगा कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है और आपको ऐसा ही करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस मंच के माध्यम से हम अपने बच्चों को दो बातें कहें कि एआई का जो अपीजमेंट है, जो हमारे को अच्छा लगने वाला, जो हमें अच्छा, हमारी तारीफ कर रहा है, उससे बचे। बस ये दो विषय में करें। बाकी आपका जो ये था डिजिटल फास्टिंग, मेरे लिए नया शब्द है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस शब्द के लिए। बहुत बहुत थैंक यू, मुझे भी सीखने को मिल रहा है आपसे, थैंक यू। हाँ सर, मैं सिवान से ब्रजेश कुमार गुप्ता, प्रणाम। नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम। सर, मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी का विकास हो, लेकिन उसमें नैतिकता का फुट शामिल होना चाहिए। जी इस पे सरकारों को ध्यान देना चाहिए। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है आप जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नैतिकता की जब हम बात करते हैं, हमने जो पुस्तकालय वाला पूरा प्रयोग शुरू किया है ब्रजेश जी, वो जी नैतिक शिक्षा के लिए ही किया हुआ है। और मुझे लगता है कि हमको छोटे छोटे प्रयोग करने होंगे। और सर, कहाँ पे आपका चल रहा है सर ये प्रोजेक्ट? छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। अच्छा। हाँ, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, नागपुर के पास है, बॉर्डर का जिला है हमारा। जी जी, और हाँ, आपके साथी के साथ 2 दिन आवास रहा वहां पर भोपाल। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि हम शासन से या सरकार से किसी एक बड़े निर्णय की अपेक्षा करें, उससे पहले हमें ये करना होगा कि हम लोग अपने अपने प्रयास शुरू करें। जो प्रयास हम कर रहे हैं किताबों के माध्यम से, वो आप अपने यहाँ भी कर सकते हैं। 10 किताबों से आप शुरू कर सकते हैं, और कुछ मदद लगेगी तो हम लोग बैठे हुए हैं। सर, ये नैतिक प्रयास ही है कि हम लोग आपस में जुड़े हैं। मैं बिल्कुल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में था, तो वहां पे पूरी एक टीम काम करती है इस पे, जी, और लगातार काम करती है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन हम लोग सर, उस समय का प्रयास था कि यूजीसी के माध्यम से इसको हम लोग पूरे देश में लागू करें। वो प्रयास अभी तक सफल नहीं हो पाया है। ये तो एक थोड़ी सी विडंबना होती कि किसी चीज को सिलेबस का माध्यम बना इसको। हाँ, मुझे लगता है हमको हमको अपने स्तर पे ही इसका एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए जो नैतिक शिक्षा के लिए हो। जी जी, बात करनी होगी। जी जी। हाँ, कोई और प्रश्न है किसी के? आज मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, बीच बीच में मैं आउट हो जा रहा हूँ जी।
तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी आपका, आपने अपना बहुत-बहुत कीमती समय दिया और बच्चों के क्षेत्र के लिए दिया जिसपे हम लोग सारे लोग काम कर रहे हैं।